नमस्कार भाइयों। जानलेवा हमला और एफआईआर का सच पार्ट 1 के बाद में ये पार्ट 2 है। लास्ट में मैंने बताया कि हमला हमारे घर पे हुआ है या जो मेन लड़ाई हुई है, जो मारपीट हुई है, वो जगह कौन सी है। इसके साथ में अब आगे की बात मैं बताता हूँ। इनकी एफआईआर में जो है, इन्होंने ये आगे लिखा है कि मेरी भतीजी सीता के विष्णाराम ने लाठी की सिर में चोट मारी जिससे उसका सिर फट गया। सिर फटा है या चोट आई है ना। ये मतलब एफआईआर लिखने का, जैसे हमारी जो एफआईआर है वो एक सादा एप्लीकेशन की तरह है। अगर हम उसके रीड करते हैं तो एक सादा एप्लीकेशन जो होती है उस टाइप में है। और ये एफआईआर जैसे कोई एक्सपीरियंस होल्डर आदमी होता है ना, जैसे कई सारे मामले देखे हुए हो, कई सारी बार ऐसा काम किया हुआ हो या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे लोगों के साथ रहा हुआ हो, उस तरह की एफआईआर ये लग रही है। इन सभी लोगों ने हमें अपने हथियारों से और पत्थरों से मारा, है ना। हथियार और पत्थर। अब मकान के अंदर क्या पत्थर लेके बैठे थे? यानी पत्थर बाहर से मकान के अंदर आए, ये सच इन्होंने ये कहा है। जो मेरी मम्मी के हाथ के पत्थर की लगी है, ये सच ये यहाँ पे बता रहे हैं, जिससे हमारी सभी की काफ़ी जगह शरीर में चोट आई है। फिर हमने हमारे ट्रैक्टर से नरैना थाने में गए तो हमारी इस गंभीर हालत को देखकर नरैना थाने वालों ने पहले इलाज करने की राय दी। तो हम दादू सरकारी अस्पताल नरैना में गए, जहाँ से हम सभी पाँचों को एसएमएस अस्पताल जयपुर में इलाज के लिए रेफर कर दिया गया और वह एम्बुलेंस से हम जयपुर भेज दी। नरैना में हम साथ में थे। जयपुर में एसएमएस में जो हमारा इलाज हुआ वो एक ही वार्ड में एक ही जगह पे हुआ है। और इसके आगे लिखा हुआ है कि जहाँ हमारी एक्सरे सीटी स्कैन हमारी भी हुई थी और इनकी भी हुई है ना। सभी का वहाँ एक्सरे हुए हैं, सीटी स्कैन हुई है, जांच हुई। जहाँ कानाराम व शोकरण तो ट्रॉमा वार्ड एसएमएस अस्पताल में भर्ती है। यहाँ एक आशंका है, मैं सच का मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जो क्योंकि मेरे बेड के सामने एक ही वार्ड में थे हम, तो इसमें कानाराम को बेड मिला हुआ था, इनका ऑपरेशन हुआ था, शोकरण का ऑपरेशन नहीं हुआ था और इनको बेड नहीं दिया जा रहा था, इमरजेंसी वार्ड था वो। तो उसमें क्या होता कि जैसे भी मरीज आता था, ये अटेंडेंस सीट पे बैठा होता था, तो अटेंडेंस सीट से भी शोकरण को उठा दिया जाता था। यानी पेशेंट के तौर पे लेटना तो दूर की बात, अटेंडेंस सीट पे भी नहीं। और ये 2-3 दिन तक हुआ। ये अपने कपड़े नहीं चेंज कर रहा था, तो उसको कपड़े ला के दिए गए, जो प्लास्टिक के कपड़े होते हैं एक मरीज के, ऑपरेशन वाले जो कपड़े होते हैं। और कई सारी मतलब आसपास में जितने मरीज थे उनसे मिलना, उनसे बैठना और कानाराम के बेड पे लेटना, उसी पे बैठे रहना, यानी एक अटेंडिव की तरह ये वहाँ पे रहा। इसको छुट्टी के लिए बार बार बोला गया, लेकिन मेरे ज़्यादा दर्द है, हमारा ज़्यादा ये है वो है, इस तरह से ये करके वहाँ मतलब दवाई और अटेंडिव के तौर पे वहाँ पे रहा। ये जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी अगर कोई इलाज हुआ हो या कोई बात हुई हो तो पूरा नॉलेज नहीं है, लेकिन जहाँ तक है डॉक्टरों ने इसे सीरियस नहीं माना था और इसको बेड नहीं दिया था। कोई भी अन्य पेशेंट आने पे इसको उठा दिया जाता था। अटेंडिव सीट यानी पेरेंट सीट पे भी इसको नहीं बैठने दिया जाता। लेकिन ये चाह रहा था कि जब तक मेरी छुट्टी नहीं हो, कानाराम जी की छुट्टी नहीं हो, यानी इसके भाई के अटेंडिव की रोड पे, यानी ये साथ में जाए या वहाँ तक ये रुके, ताकि समाज में, गाँव में, परिवार में ये मैसेज रहे कि उनके 2 जने हॉस्पिटल में एडमिट है ना, गंभीर रूप से हैं। ये बात यहाँ पे ये शो करना चाह रहे थे। आगे इसकी लाइन है कि कानाराम का ऑपरेशन दिनांक 1/6/2023 को हो गया। हम इलाजरत रहने से रिपोर्ट अब तक दर्ज नहीं की गई। ये एक और मैं बात बताऊंगा कि मेरे पिताजी और मेरे भाई के जैसे टाँके लगाए गए, पापा को 2 बार ग्लूकोज की बोतल, सुई वगैरह जो भी इलाज हुआ, रात के 2:30-3 बजे तक पापा वहाँ थे। उसके बाद जब उससे पहले ही विश्राम जाजुंदा को ये बोल दिया गया था कि तुम्हारी छुट्टी हो गई है, तुम जाइए, यानी लगभग सब लोगों को बोल दिया गया था, इनके ओनली कानाराम के अलावा। लेकिन विश्राम जाजुंदा को जब वार्ड नहीं मिला, बेड नहीं मिला, तो जो गैलरी होती है ट्रॉमा की बाहर वाली, गेट नंबर 1, और
सीरियल नंबर 1 जहाँ पे पर्चियाँ बनती है उसके पास रहा कि मुझे मतलब जाना नहीं है जब तक कि इनके सब आदमी नहीं जाए। ये एक मानसिकता, ये अफवाह और ये बातें वहाँ पे चल रही थी। अब जाने क्यों, किस मानसिकता के साथ या क्या सोच के ये लोग रुकना चाह रहे थे या जो भी था, और हो सकता है जो भी बात है। तो ये है, इसके आगे है कि इन लोगों से हमें जान माल का खतरा है। एक बात सोचिए, जिन्होंने जानलेवा हमला किया, दूसरे दिन फिर रात को जानलेवा हमले की कोशिश की है, वो लोग बोल रहे हैं कि हम, और जो अतिक्रमण करते हुए कॉमन चीज़ों पे, जो मतलब 10 बीघा का बीड़ा चरा रहे हैं, उस समय तक भी हम इनसे लड़ाई नहीं कर रहे हैं, कोई विवाद नहीं हो रहा है, वो लोग बोल रहे हैं कि हमें जान माल का खतरा है और हम लड़ने वाले हैं, वो लड़ने वाले नहीं है, वो शाणे बन रहे हैं। आगे लिखा है इसने कि विष्णुराम का लड़का हनुमान उस दिन मौके पर नहीं था, है ना, ये मौके पर नहीं था, यानी हमारा बड़ा भाई है, वह धमकी दे रहा है। ये बात है 1 तारीख की, 1 तारीख को धमकी दे रहा है, जबकि 1 तारीख को उनको नींद नहीं आ रही है। 1 तारीख को FIR दर्ज कराने के बाद जब वो घर पे आते हैं पापा और भाई साहब, और ये रात को सो नहीं पाते हैं, मेरे पास कॉल आता है, मैं सरपंच साहब को कॉल करता हूँ, स्थानीय विधायक को कॉल करता हूँ, थाना इंचार्ज को कॉल करता हूँ, मुझे आश्वासन मिलता है कि आपके घर पे पुलिस वाला आएगा, आपकी सुरक्षा की जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसी हालात में ये बोल रहा है कि धमकी दे रहे हैं, जबकि भाई साहब इतने बोलने में या इतना मतलब ऐसे विवादों में इतने बोलने में शामिल नहीं रहते। वो हमें तसल्ली दे रहे हैं कि लड़ाई और ये नहीं करना है, जो हो गया जो हो गया, जो अभी भी समझौते को लेके है ना, मतलब पक्ष में है, उसके लिए बोला जा रहा है कि वो धमकी दे रहा है कि हम लोग तुम्हें जान से मारेंगे, ये बात उसके लिए बोली जा रही है। और साथ में ये भी बात लिखी जा रही है कि हम आपको रास्ते में और आपके घर जाने नहीं देंगे। क्या बात है। रिपोर्ट दर्ज कर लो, इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की कृपा करें और आगे